पॉसिबल ही नहीं है आपको अपनी कॉस्ट निकाल पाना। ठीक है, आप मेटा को भी पैसे दे रहे हैं, आप पेमेंट गेटवे को भी पैसे दे रहे हैं, आप एजेंसी को भी पैसे दे रहे हैं, आप आरटीओ के भी पैसे दे रहे हैं, आप शिपिंग के भी पैसे दे रहे हैं, आप फोटोशूट के भी पैसे दे रहे हैं, आप वेबसाइट की होस्टिंग के भी पैसे दे रहे हैं। सारे चीजों के खर्चे क्या 30% के अंदर निकल आएंगे? नहीं। हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। ये वाला जो वीडियो हमारा ये बिजनेस ओनर्स के लिए होने वाला है। हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी मिस्टेक्स के बारे में जिनको हम लोगों ने देखा है अक्सर बिजनेस ओनर्स करते हैं, और ये कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स प्रोस्पेक्ट जब हमारे पास आते हैं और हम उनको ऑडिट करते हैं तो देखते हैं कि ये सारी गलतियां वो कर रहे हैं, क्या सजेशंस हम लोग देते हैं, किस तरीके से उनको समझाते हैं, सारी चीजों की चर्चा करेंगे हम लोग आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में। सबसे पहली जो गलती अक्सर हम लोगों ने देखी है, चाहे वो लीड जनरेशन का क्लाइंट हमारे पास आए, चाहे वो D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, लीड जनरेशन वाले क्या गलती करते हैं, उनके पास इफेक्टिव सेल्स सिस्टम नहीं होता है। देखिए, उनको लगता है कि वो फेसबुक के ऊपर जाएंगे, बहुत सारे एड्स रन करेंगे, गूगल के ऊपर जाएंगे, बहुत सारे एड्स रन करेंगे और उनको इस टाइप की लीड्स मिल जाएंगी जो तुरंत की तुरंत कन्वर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होने वाला है। आपको प्रोस्पेक्ट्स मिलते हैं, बेसिकली आपको बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड लीड्स नहीं मिलती हैं। क्वालिफिकेशन आपको करना पड़ता है, चाहे वो आप अपने फेसबुक के इंस्टेंट फॉर्म को और ज्यादा स्ट्रेंथन करके करें, चाहे वो गूगल एड्स से अगर आप एड्स रन कर रहे हैं तो आप अपने लैंडिंग पेजेस के ऊपर बहुत ही डिटेल में काम करके वो सारी चीजें करने की कोशिश करें। बट जो लीड का क्वालिफिकेशन है ना, वो आपके एंड पे होगा। क्वालिफाइड लीड्स आप बाय डिफॉल्ट मान के चलें कि फेसबुक के ऊपर आपको नहीं मिलने वाली हैं, गूगल के ऊपर आपको नहीं मिलने वाली है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस और आप सोचते हैं कि मेरे को हमेशा ना उसी टाइप की लीड्स मिलेंगी जो तुरंत का तुरंत पैकेज लेना चाहती हैं या तुरंत का तुरंत हमें पैसे देना चाहती है, या कोई इंस्टीट्यूट अगर लीड जनरेशन कर रहा है तो वो सोचता है कि मेरे को बस तुरंत के तुरंत ना ऐसे ही कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जो बस सीधे आएंगे और एडमिशन ले लेंगे, सीधे हमारे कैंपस में विजिट करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। जो लीड क्वालिफिकेशन का सिस्टम है वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको अपनी यूएसपीज डिफाइन करनी पड़ेंगी, आपको जो सेल्स हैंडलिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको क्लियर करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें हमने करी हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्लाइंट्स आए जिनके पास कोई भी इफेक्टिव सेल्स का सिस्टम नहीं था, प्रॉपर्ली हमने डिप्लॉय कराया, सीआरएम से लेकर उनकी सेल्स टीम की ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हम लोगों ने करी। उसके बाद हमने देखा कि जो उनका कन्वर्जन रेट है वो अप हो गया। आप सोचे कि भाई एक लीड आई हुई है, कोई एक एक्स पर्सन ने एक लीड भरी हुई, मैं उसको कॉल करता हूं और वो आए सीधे सीधे हमें पैसे दे दे और हमारी सर्विस या प्रोडक्ट ले ले, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये पहली गलती है। देखिए, जितनी जल्दी आप इन गलतियों को ठीक कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अदरवाइज हम हमेशा परेशान रहेंगे, कभी कुछ करने की कोशिश करेंगे ऐड अकाउंट्स के अंदर, कभी कोई चेंजेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा चेंजेस वगैरह करने की ऐड अकाउंट्स के अंदर जरूरत है नहीं अगर आपका इफेक्टिव सेल सिस्टम नहीं बिल्ड है, स्पेशली फॉर लीड जनरेशन बिजनेस। सेकंड, जो हम लोग गलतियां देखते हैं जो D2C ब्रांड ओनर बहुत ज्यादा करते हैं, वो जब हमारे पास अपना प्रोडक्ट लेकर आते हैं या अपनी वेबसाइट लेकर आते हैं, बोलते हैं कि हमने बहुत ही सॉलिड प्रोडक्ट बनाया, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा बिकेगा, इस कॉस्ट के ऊपर हम दे रहे हैं, ठीक है, ये चैलेंजेस हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। बट एक्चुअली जब हम और ज्यादा डिग डीप करते हैं, एड्स को रन करते हैं, रिजल्ट्स नहीं आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उससे नहीं आए, तो रिजल्ट ये समझ में आता है कि भैया उनका प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं था। इस चीज को आप इस तरीके समझें, एक पर्सन हमारे पास आता है जो ऑलरेडी 10 20 25 ऑर्डर्स पर डे कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये वो पेन बेच रहा है और इस को फेसबुक एड से, मेटा एड से वो सेल कर रहा है और 20 ऑर्डर्स वो पर डे कर रहा है और हम उसके डैशबोर्ड्स के अंदर देख रहे हैं। वो पर्सन हमारे पास आता है और कहता है सर हमें इसको स्केल करना है, ठीक है, एजेंसी के पास आकर कहता है कि हमें इसको स्केल करना है। उस पर्टिकुलर केस में हम खुश हो जाते हैं क्योंकि हमें पता है ना कि इसका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, ये 20 ऑर्डर पर डे करके आ रहा है, ठीक है। तो हमें उसके प्रोडक्ट मार्केट फिट को चेक करने की, टेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। डिमांड है मार्केट में, लोग उसके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, इसीलिए उसको खरीद रहे हैं। बट यहीं पर आप इस तरीके समझने की कोशिश करिए, कोई एक पर्सन आता है और कहता है भैया हमने पेन बनाया हुआ है, बहुत जबरदस्त पेन है, बहुत अच्छा पेन है, बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है और आप इसके एड्स चलाइए और इसको स्केल करने की कोशिश करिए, हमारा बिजनेस बनाइए। क्या आपको लगता है कि वहां पर प्रोडक्ट मार्केट फिट टेस्ट हो चुका है? नहीं। तो आप आगे की जो रणनीति है या स्केलिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं या मीडिया बाइंग का जो पूरी स्ट्रैटेजी है, वो आप तब बनाने जाइए जब आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट जो है वो कंफर्म हो जाए कि हाँ भैया ये प्रोडक्ट की डिमांड है, लोग मार्केट में इसको ले रहे हैं, ये किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। वरना आप अगेन परेशान रहेंगे अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। बहुत सारे सिनेरियोस हमने देखा है, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता है, लोग परेशान होते रहते हैं, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी जाते हैं, दूसरे से तीसरी जाते हैं, ठीक है, और एड्स में कुछ ना कुछ करने की सोचने लगते हैं, ठीक है, कि एड्स में हमारे जो है वो बदलाव करने की जरूरत है और ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं। बट वहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं काम करेगा अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होगा। तो इस चीज को भी देखिए, ठीक है। बहुत सारे सिनेरियोस में हमने देखा है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं होता है, ठीक है। थर्ड जो मिस्टेक है दैट इज बेसिकली यू हैव टू स्केल योर कैंपेन्स एट द राइट टाइम। अब देखिए हुआ क्या कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स थे जिनके हम लोग स्केलिंग जो है वो करते हैं। एक हमारा क्लाइंट था जो है वो अपैरल्स में थे,
ठीक है, वो अपैरल्स में थे और वो जो है वो फीमेल्स के लिए कुछ सूट्स, स्टिच सूट्स वगैरह जो है वो सेल करते थे। कंपटीशन बहुत कम था शुरुआत में। अगर मैं 4 साल 5 साल पहले की बात करूं तो कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं था। उस वक्त उनको बहुत ही अच्छा आरओएस जो है वो मिल रहा था, मतलब 10 के ऊपर का जो आरओएस है वो उनको मिल रहा था। और अगर मैं बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी की तो लगभग वो जो प्रॉफिटेबल हो जाते थे वो 5 के आरओएस पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। मतलब मैं यहाँ पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की भी बात नहीं कर रहा हूं, मतलब 5 के आरओएस पे वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल हो जाते थे। तो 5 के आरओएस पे प्रॉफिटेबल हो जाते थे, 10 से ऊपर का आरओएस उनको कॉन्स्टेंटली मिल रहा था। ठीक है, तो आप वही समझ लीजिए कि पैसा बरसने वाली बात हो गई यहां पर, कि बहुत ही अच्छा चल रहा था। और ये कोई छोटे मोटे टाइम के लिए नहीं था, ये 6 महीने साल भर से ऐसे ही चलता आ रहा था। हम प्रेस करते गए कि भैया स्केल करने की जरूरत है, बजट और डालने की जरूरत है। अभी अगर आप स्केल नहीं करेंगे बाद में और ज्यादा कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे और ये आरओएस जो आपको आज 10 का आरओएस देखने को मिल रहा है वो भविष्य में आपको 10 का आरओएस हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रॉपर सिस्टम्स डिप्लॉय नहीं किए, उन्होंने प्रॉपर जो है पीछे जो सप्लाई चेन को क्रैक करना है ना वो नहीं किया। वो उतने ही ऑर्डर्स में संतुष्ट रहे कि भैया ठीक है कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है इसमें काम चल जा रहा है, हमें ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम फुलफिल कर दे रहे हैं, और उसी में वो संतुष्ट रहे। और ऐसा टाइम फिर से आया जब उनको 5 के आरओएस को भी क्रैक करने में प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, क्यों? अब आप बोलोगे एड चलाने वाले हम ही लोग। ठीक है, 10 का आरओएस जब हम अचीव कर रहे थे तब भी हम ही एड चला रहे थे, 5 का आरओएस जब हम अचीव कर रहे थे तब भी हम ही एड चला रहे थे। प्रॉब्लम क्या है? देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीपीएम बढ़ेगी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंपटीशन बढ़ेगा, बहुत सारे लोग नए नए तरीकों से चीजों को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त जो आपका आरओएस है वो डिप होगा। तो ये काफी जरूरी होता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट टाइम। सही समय कौन सा है जब आपको अपने कैंपेन्स को स्केल करने की जरूरत है, आपको अपने बिजनेस को स्केल करने की जरूरत है। बहुत सारे सिनेरियोज में लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, वो यही कैलकुलेट करते रहते हैं कि अभी मैं 5 के आरओएस पे हूं, भाई इसको 7 के आरओएस पे लेकर जाएं, उसके बाद स्केल करने की कोशिश करें। या बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि आज हमें 5 का आरओएस मिल रहा है, ठीक है, जब हम स्केल करने जाएंगे तब भी हमको 5 का ही जो आरओएस है वो मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी मैथ्स है इसके पीछे कि हमें स्केलिंग की तरफ कब जाना चाहिए। तो अगर आपने इस कैलकुलेशन को सही तरीके से नहीं बिठाया तो 100% बहुत ज्यादा गड़बड़ जो है वो होने वाली। ये भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इस टाइप की गलतियां जो है वो करते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। इन्वेस्ट इन इकोसिस्टम, इट इज नॉट द एड स्पेंड दैट इज गोइंग टू डू एवरीथिंग। आपको लगता है कि आपने 1 लाख रुपए पर मंथ का एग्जांपल मैं केवल ले रहा हूं, आपने 1 लाख रुपए पर मंथ का जो एड स्पेंड है वो रख लिया और आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, सारा काम आपका हो जाएगा? नहीं, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया, आपको सीआरएम्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अच्छे क्रिएटिव्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको यूजीसी कंटेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अच्छे लैंडिंग पेज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अच्छी सेल्स टीम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस को समझने में और बेहतर तरीके से उसको समझाने में आपको काम करना पड़ेगा। ये सारी चीजें नहीं करेंगे, आपके कैंपेन्स जो है वो बहुत समय तक नहीं चलेंगे। देखिए एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि हम कैंपेन चला रहे हैं, सारी चीजें मेरी सॉर्टेड है। फिर अब क्या प्रॉब्लम है? अगर हर एक पॉइंट पे गड़बड़ी रहेगी ना, हर एक पॉइंट पे गड़बड़ी, बिल्कुल स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी से बनाने से लेकर एंड तक, ठीक है, लीड जनरेशन कैंपेन चलाने तक, सब में कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ी है तो कितनी चीजों को आप फिक्स करते रहोगे या किस पैरामीटर को आप चेक करोगे कि भैया प्रॉब्लम जो आ रही है वो किस वजह से आ रही है? तो पहले ही ना एक एक चीज को सॉर्ट करते चलें। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं कि भैया मेरी सारी पीछे बैकएंड के जो सारी प्रोसेस है वो सॉर्टेड है, अब मेरे को लीड जो आ रही है वो क्यों नहीं कन्वर्ट हो रही है, फिर हम डैशबोर्ड्स में देखेंगे वहां कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैसेजिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है। अब आपका पीछे का जो पूरा सिस्टम है वही प्रॉपर नहीं और आप परेशान हो, एड अकाउंट्स के अंदर आप जो है वो वक्त बहुत ज्यादा बिता रहे हो और पीछे के सिस्टम्स को मजबूत नहीं कर रहे हो, तो वो परफॉर्मेंस नहीं आने वाली। थोड़ी बहुत जो है वो आ भी गई तो वो सस्टेन नहीं करेगी परफॉर्मेंस, राइट? तो आई बिलीव ये चीज भी आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अच्छा एक और चीज हम लोगों ने देखी है, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर हमारा जो प्रोडक्ट है ना, जिस प्राइस पे हम बेच रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए पे हम बेच, इस प्राइस पे कोई बेच ही नहीं सकता। आप समझिए, प्राइस इज नॉट द यूएसपी। ये मैं बार बार कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा, प्राइस इज नॉट द यूएसपी। और ये मैं हवाबाजी में नहीं कह रहा हूं, इस चीज को हमने एक्सपीरियंस किया। आज आप 500 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि मैं सस्ता बेच रहा हूं, ठीक है। कल को कोई कॉम्पिटिटर आएगा, आपका ज्यादा पैसा लेकर आएगा, कम प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काम करेगा, या वो सप्लाई चेन को क्रैक करके आ जाए और वो आपके प्रोडक्ट को 450 रुपए में बेचने लगे, आप ही के टाइप के प्रोडक्ट को, या इनिशियली उसके पास फंड्स हो, इनिशियली लॉस में भी बेच सकता है, आप नहीं बेच सकते। एग्जाम्पल मैं केवल ले रहा हूं। तो क्या प्राइस एक यूएसपी रही? नहीं, आपका जितना भी कस्टमर बेस है ना वो यहां शिफ्ट हो जाएगा। इतनी जल्दी लॉयल्टी नहीं बनती प्रोडक्ट की। तो अगर आपको लगता है कि भैया मैं ना प्राइस जो है उसके बेसिस पर मैं जो है डिजिटल मार्केटिंग करके बहुत कुछ बड़ा कर लूंगा, तो वो चीज नहीं है। आप इस चीज को
समझने की कोशिश करिए। जब तक आप प्रॉपर अपनी यूएसपीज के ऊपर काम नहीं करेंगे, प्राइस इज बेसिकली नॉट अ डिफरेंशिएटर। इनिशियली तो बिल्कुल नहीं डिफरेंशिएटर होता है। आपको अपने प्रोडक्ट की यूएसपीज को सामने वाले को बताना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव टू टेल कि भाई ये देखो मैं 500 रुपए में बेच रहा हूं, इतना सस्ता मैं बेच रहा हूं, इतने सस्ते में कोई नहीं बेच रहा है। वो लॉयल कस्टमर बेस आपका नहीं बनेगा। और ये मैं बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा जगहों पर मैंने इसको टेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो जैसे ही कोई सस्ता आएगा, ठीक है, तो आपकी मार्केट को कैप्चर करेगा, और साथ ही साथ मार्केट को कैप्चर करने के साथ साथ जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है ना, वो भी इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। कोई लॉयल नहीं है, इस बात को आप समझ ले। तो कभी ये मान के चले कि यूएसपी आपकी प्राइस हो सकती है। यूएसपी आपकी जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करें, ठीक है, जो कॉपी ना कर सके कोई, जो इतनी जल्दी लोग जो है वो डुप्लीकेट ना कर सकें, दैट इज बेसिकली योर यूएसपी, जिसके बेसिस पे प्रोडक्ट का बेस जो है वो बनता है, जिसके बेसिस पे आप मार्केटिंग करने जाते हो। प्राइस होता है ऑफलाइन में, बहुत सारे लोग जो है वो प्राइस को सेंसिटिव रख के खेलते हैं, बट ठीक है, बट डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, D2C के पॉइंट ऑफ व्यू से इनिशियली अगर आप करने जा रहे हैं, देन प्राइस इज बेसिकली नॉट द यूएसपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। समटाइम्स मेकिंग चेंजेस एट बिजनेस एंड्स वर्क, इसका भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे एक हमारे क्लाइंट थे, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल 999 की जो टी शर्ट है वो बेच रहे हैं। तो लगभग अगर हम 3 टी शर्ट्स बेचें, ठीक है, 3 टी शर्ट्स अगर हम बेचें तो लगभग 3000 रुपए का जो रेवेन्यू है वो हम जनरेट करते हैं। हमने छोटा सा ऑफर लगाया कि 3 टी शर्ट्स खरीदने पर आप इसको खरीद सकते हैं 2699। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई देखो आप जो है वो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो गया, बट ऐसा नहीं। जब हम एड्स रन कर रहे हैं तो आप समझें, फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट को सेल करने में हमें 200 रुपए लग रहे थे। मैं केवल एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पर आप आरओएस कर रहे थे 5 का। मान के चलते हैं कि अगर यहीं पर हम मान के चलें कि इस बंडल को बेचने में हमें 400 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि आपका आरओएस कितना आ रहा है, ठीक है। तो लगभग 6 के ऊपर ही का आपका आरओएस आ रहा है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे यहां पर जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो इंक्रीज हुई, बट बिकॉज ऑफ दिस हायर ऑर्डर वैल्यू, इस चीज को आप भूल गए, ठीक है। ये जो हायर ऑर्डर वैल्यू है इसकी वजह से आपका आरओएस भी इंप्रूव होता है, और इसकी वजह से आपके पास जो रेवेन्यू का फ्लो है ना वो भी बढ़ता है, ठीक है। कैश फ्लो ही नहीं बढ़ेगा बिजनेस में तो काम कैसे करोगे। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचो कि मैं भाई 10 के आरओएस के ऊपर मैं 1000 रुपए का रेवेन्यू करूंगा, ये चीज अच्छी है। या आप ये कहो कि मैं 8 के आरओएस के ऊपर मैं जो है वो 10,000 का रेवेन्यू करूंगा, या मैं 5 के आरओएस के ऊपर मैं 1 लाख का रेवेन्यू करूंगा, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि केवल आप आरओएस ही देखते रहोगे, दिस इज समथिंग जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो इट्स अ माइंडसेट गेम, वो भी आपको समझाना पड़ता है, थोड़े से फंडामेंटल्स क्लियर करने पड़ते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे जगहों पर हम लोगों ने चेंजेस किए। जैसे एक हमारे क्लाइंट थे, वो बोल रहे थे कि ठीक है भाई जो है वो हम प्राइस नहीं इंक्रीज करेंगे। मतलब हमारे साथ काफी टाइम से काम कर रहे थे, और उनका एक प्रोडक्ट था जिसकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो लगभग 1700 रुपीज के आसपास थी, और वो उनका विनिंग प्रोडक्ट जो है वो था। और ये ज्वेलरी निश का था, इमिटेशन ज्वेलरी जो है वो उस टाइप का प्रोडक्ट था। और टाइम के साथ क्या हुआ, सीपीएम बढ़ती गई, ठीक है, टाइम के साथ सीपीएम बढ़ती गई, और यहां पर जो रोएस है वो डिप होता गया, कंपटीशन आता गया, ठीक है। मेटा के ऊपर जैसा आपको पता है रिसेंट कुछ टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, और बहुत सारे लोग के जो रोएस हैं वो डिप हुए, अगर आप 3-4 साल पहले के कंपैरिजन में काम करें। अब लंबे समय से हम इनके साथ काम कर रहे थे, तो इस चीज को हमने देखा, सीपीएम बढ़ रहा था, रोएस जो है वो डिप हो रहा था। हमने सजेस्ट किया कि हम इस प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा देंगे, विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो 1700 का प्रोडक्ट था अप्रोक्सीमेटली, उसको हमने 2100 करना चाहा। तो शुरुआत में हमें क्लाइंट से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिला कि भैया क्या करने की जरूरत है, बिकेगा ही नहीं, इतना महंगा आप कर दोगे। जस्टिफाइड था, मतलब इतना प्राइस उसका जस्टिफाइड था, ऐसा नहीं था कि ये प्राइस जस्टिफाइड नहीं था, बिल्कुल ही कोई दुनिया से अलग टाइप का हम लोग प्राइस जो है वो रखने जा रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो प्राइस जस्टिफाइड था, तो 2100 का हमने किया, और हमें सेल्स में कोई फर्क नहीं दिखा। मतलब जितनी नंबर ऑफ हमारी सेल्स हो रही थी उतनी ही नंबर ऑफ हमारी सेल्स हुई। बट क्लाइंट शुरुआत में थोड़े से कंफ्यूज थे कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारा जो मार्केट है वो ना खराब हो। और सेम प्रोडक्ट को हमने जो है वो लगभग 3000 के आसपास जो है ना वो दूसरी एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस के ऊपर जो है वो लिस्ट किया। तो आपको समझने की जरूरत है कि भाई कहां पर किस तरीके से हमें प्राइस को चेंज करने की जरूरत है, कहां पर हमें जो है हमारी ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाने की जरूरत है, किस टाइप के प्लेटफॉर्म के लिए हमारी ग्रॉस मार्जिन कितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप बहुत ही कम ग्रॉस मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हो, मान लिया आप 30% की ग्रॉस मार्जिन के ऊपर काम कर रहे हैं, हम लोग केवल एक एग्जांपल ले रहे हैं। 30% की ग्रॉस मार्जिन के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, कैसे आप अपनी कॉस्ट निकालेंगे? पॉसिबल ही नहीं है आपको अपनी कॉस्ट निकाल पाना, ठीक है। आप मेटा को भी पैसे दे रहे हैं, आप पेमेंट गेटवे को भी पैसे दे रहे हैं, आप एजेंसी को भी पैसे दे रहे हैं, आप आरटीओ के भी पैसे दे रहे हैं, आप शिपिंग के भी पैसे दे रहे हैं, आप फोटोशूट के भी पैसे दे रहे हैं, आप वेबसाइट की होस्टिंग के भी पैसे दे रहे हैं। सारे चीजों के खर्चे क्या 30% के अंदर निकल आएंगे? नहीं,
तो कई बार बिजनेस ओनर के साथ बैठ के हमें प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी काम करने की जरूरत पड़ती है। इन चीजों को सॉर्ट नहीं करेंगे तो आप खुद बताइए, आप 30% का ग्रॉस मार्जिन ले लीजिए और मेटा एड धुरंधरों से चलवाते रहिए, क्या आप प्रॉफिटेबल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। कोई अच्छा मीडिया बायर होगा, कोई अच्छी D2C एजेंसी होगी, वो तुरंत इस बात को बोलेगी भैया प्राइस को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, आपके पास स्कोप है या नहीं है, कहां पे आपके खर्चे इतने ज्यादा हो रहे हैं जो आपका जो ग्रॉस मार्जिन है वो 30% से कम जो है वो ये 30% के आसपास बैठ रहा है। फिर आप बोलोगे कि भैया एज ए बिजनेस होना कि नहीं हम प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, मार्केट में इतना ही बिकता है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप ऑफलाइन मार्केट को और ऑनलाइन मार्केट को कंपेयर नहीं कर सकते, दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। ऑनलाइन मार्केट की सप्लाई चेन अलग है, उसके कंपटीशन अलग है, उसके खर्चे अलग है। ऑफलाइन मार्केट की सप्लाई चेन अलग है, उसके कंपटीशन अलग है, उसके खर्चे अलग हैं। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट, राइट? तो ये सब गलतियां हैं, ये सब छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप जब फील्ड में कूदते हैं तो आपको धीरे धीरे जो है वो सारी चीजें समझ में आने लगती हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, रोज बात करते हैं, देखते हैं कि इस टाइप के थोड़े से लीकेज हैं, लूप होल्स हैं उनके सिस्टम्स में, प्रोसेसेस में, उनको फिक्स करना जरूरी होता है। डिस्कशन करने का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ फेसबुक एड्स या मेटा एड्स या जो गूगल एड्स है उसके डैशबोर्ड से ही होना है। सारे चमत्कार डैशबोर्ड से नहीं होते हैं, ठीक है? और आप किसी भी मीडिया बायर के साथ काम कर रहे हो, चाहे एजेंसी के साथ काम कर रहे हो, चाहे इन हाउस मीडिया बायर्स के साथ काम कर रहे हो, एज अ बिजनेस ओनर मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि लगना आपको पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी बात ये, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगे कि भाई ठीक है मैंने एजेंसी फिर क्यों हायर करके रखी, वो सारे काम करें। नहीं, आपकी ब्रांड है, आपको एजेंसी के साथ थोड़ा सा जो है वो लगना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर जो चीजें हैं वो निकल के आएंगे, तभी आपको उसका मजा मिलेगा। बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा करता हूं बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।